Call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हमने लास्ट क्लास में टेंथ मैथ्स के सेकंड चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल और जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद, तो इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जो भी इस टेंथ के सेकंड चैप्टर बहुपद को पढ़ने के लिए हमें पहले से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने चाहिए, उनकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने तीन कॉन्सेप्ट पढ़े थे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था अंकगणितीय व्यंजक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो अंकगणितीय व्यंजक में हमने देखा था कि दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली होनी चाहिए संख्याएं, और दूसरी क्या होनी चाहिए, संक्रियाएं। संक्रियाएं कितनी होती हैं, हमने देखा था चार तरह की होती हैं, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। तो ये चार तरह की संक्रिया होती हैं। तो संख्याओं और संक्रियाओं से मिलकर जो बनता है उसे हम अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे 1 - 2 × 3 ÷ 4। तो क्या यह एक अंकगणितीय व्यंजक है? बिल्कुल एक अंकगणितीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो जिसमें केवल आपकी संख्याएं हैं 1 2 3 4, और इनके बीच बीच में कुछ आपको संक्रियाएं दी गई हैं। तो केवल संख्याएं और संक्रियाएं हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं है। तो यह हमारा एक अंकगणितीय व्यंजक होगा। ठीक है। उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था अचर। अचर में हमने देखा था कि जिसका मान फिक्स होता है या फिर कहें जिसका मान बदलता नहीं है, उसे हम अचर कहते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि जो भी गणित की संख्याएं हैं, चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे परिमेय हो, अपरिमेय हो, भिन्न हो, दशमलव वाली संख्या हो, प्राकृत हो, पूर्ण हो, किसी भी प्रकार की संख्या हो, गणित की सारी संख्याएं कैसी होती हैं, अचर होते हैं। ठीक है। तो इसके यदि हम उदाहरण लिखने चाहते हैं तो क्या होंगे, √2 हो गया, 25 हो गया, -3/2 हो गया, -2.7 हो गया, ये सारे हमारे अचर होंगे। ठीक है। उसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, चर। अब चर क्या होता है, तो चर हमारा बिल्कुल अचर के अपोजिट होता है। चर हमारा जैसे कि नाम से भी पता लग रहा है, अचर और चर। तो चर बिल्कुल अचर के अपोजिट होता है। अचर की परिभाषा क्या थी, जिसका जो मान है वह फिक्स होता है या फिर स्थिर होता है। तो चर की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिसका मान स्थिर नहीं होता है या फिर जिसका मान बदलता रहता है, उसे हम चर कहते हैं। अब चर को पहचानेंगे कैसे, तो जो भी हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होंगे उनके द्वारा चर को दर्शाया जाएगा। जैसे A B C M N X Y Z, कुछ भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को हम यूज कर सकते हैं। तो आपको कहीं भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर दिखे, आपको बताना है कि वह आपका चर है। ठीक है। और ये, अच्छा, 1 मिनट। यदि कहीं भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर दिखता है तो आपको बताना है कि वह चर है, और यदि आपको कहीं भी संख्याएं दिखती हैं गणित की, तो आपको कहना है कि वह अचर है या फिर कांस्टेंट है। ठीक है। चलिए, अभी इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, वह आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। पोल सेक्शन में आप सभी आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, कि एक व्यंजक दिया गया है 9x² -4m3। इसमें चर क्या है और अचर क्या है, यह आपको बताना है। पहले चर पूछे गए हैं तो पहले चर लिखेंगे, फिर अचर पूछे गए हैं तो अचर बताएंगे। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और ध्यान से ही ऑप्शन कर देख के आंसर को करेंगे। जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे।
आपको एक व्यंजक दिया गया है 9x की घात 2 माइनस 4m की घात 3। इसमें आपको चर और अचर बताने हैं। चर क्या होगा और अचर क्या होगा। चलिए, 4 बच्चों के आंसर बाकी हैं, आप भी आंसर करें। लास्ट 15 सेकेंड। दो स्टूडेंट्स के आंसर बाकी हैं। आपको परिभाषा देखनी है, क्या बताई गई है चर और अचर की। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, कोई एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है, वो अभी कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं यदि पोल में नहीं कर पाए हैं तो देखिए, हमें क्या दिया गया है, एक व्यंजक दिया गया है 9x² माइनस 4m³ यानी कि 4m की घात 3। हमने चर में क्या पढ़ा, चर में हमने पढ़ा था जो भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है। चर में हमने देखा था ना अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। तो यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कौन कौन से हैं, एक तो है x और एक है m। तो चर तो हमारे क्या हो गए, x और m तो हमारे हो गए चर। उसके बाद हमने अचर देखा था, अचर क्या होते हैं, अचर होती हैं हमारी संख्याएं। तो इसमें देखते हैं संख्याएं कौन कौन सी हैं। संख्याएं इसमें हमें 4 दी गई हैं, 9 है, 2 है, 4 है और 3 है। तो ये चारों संख्याएं हमारी अचर होंगी। अब हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन में देखिए x और m केवल चर ही दिए गए हैं, अचर नहीं दिया गया है। ऑप्शन बी में हमें केवल अचर दिया गया है, चर नहीं दिया गया है, तो हम इसको काट देते हैं। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है, एक चर दिया गया है और एक अचर दिया गया है, लेकिन हमारे पास तो दो चर हैं। तो हम एक बार ऑप्शन डी पे और आते हैं। ऑप्शन डी को यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन डी में आपको दो चर दिए गए हैं, दो अचर दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी से अच्छा ऑप्शन ऑप्शन डी है, क्योंकि उसमें दोनों चरों को कवर किया गया है। तो इसलिए हम ऑप्शन डी मार्क करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अच्छा, इस और भी अच्छा उत्तर क्या हो सकता है, अचर को हम और लिख दें। 9 हो गया, माइनस का 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सारे ही हमारे अचर होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे, जिन भी बच्चों का सही उत्तर है बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों का वैसे सही है। चलिए, तो इसका उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन डी। अभी हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीजीय व्यंजक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है अंकगणितीय व्यंजक। आपको ध्यान होगा सबसे पहला टॉपिक हमने वही पढ़ा था, अंकगणितीय व्यंजक। उसमें हमने क्या देखा था कि जिस भी व्यंजक में केवल संख्या हो और संख्या के साथ क्या हो, संक्रिया हो। संक्रिया कौन सी, चार संक्रिया होती हैं, प्लस माइनस गुणा भाग। तो जो भी व्यंजक इन दोनों चीजों से मिलकर बना होता है, संख्या और संक्रिया से, तो उन्हें हम कहते हैं अंकगणितीय व्यंजक। लेकिन यदि इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं, किनको, चरों को, यदि मैं इसमें चरों को भी सम्मिलित कर लूं, शामिल कर लूं, तो जो हमारा व्यंजक कहलाएगा वह कहलाएगा बीजीय व्यंजक। तो हमारी परिभाषा क्या हो जाती है, अच्छा, संख्याओं को हम अचर कहते हैं, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि वह व्यंजक जो चर, अचर और उनके साथ संक्रियाओं से मिलकर बने होते हैं, वह हमारे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो मेनली आपको चर देखना है। यदि चर है व्यंजक में तब तो वह बीजीय व्यंजक होगा, और यदि चर नहीं है व्यंजक में तो वह आपका अंकगणितीय व्यंजक होगा। चलिए, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है 1 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 4। यह सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कौन सा व्यंजक है, आप कहेंगे कि सब अंकगणितीय व्यंजक है, क्योंकि केवल संख्या और संक्रिया है। ठीक है, तो हमारा अंकगणितीय व्यंजक होगा। लेकिन यहीं पर इसे मैं प्लस में x और लिख दूं, या फिर गुणा में x लिख दूं, कोई भी संक्रिया लगाकर x लिख दूं, तो क्या कहलाएगा हमारा ये। अब इसमें आपका एक चर भी आ गया है। तो चर आ गया है, तो यह हमारा अंकगणितीय व्यंजक ना होकर
क्या बन जाएगा? बीजीय व्यंजक, क्योंकि इसमें अब चर भी आ गया है। तो आपको चर का ध्यान रखना है, चर है तो बीजीय, चर नहीं है तो अंकगणितीय व्यंजक। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर काफी सारे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रत्येक एग्जाम्पल में यदि हम पहले एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपको y चर दिया गया है, 5 अचर दिया गया है, और इनके बीच में आपको संक्रिया यानी कि ऑपरेशन भी दिया गया है प्लस। तो यह हमारा बीजीय व्यंजक होगा। ऐसे ही आप सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, आपको कुछ कुछ चर भी दिए गए हैं। जैसे कि सेकंड एग्जाम्पल में z दिया है, f दिया है, s दिया है। तो इसमें चर भी है, अचर यानी कि संख्याएं भी हैं, और बीच में संक्रियाएं भी हैं। तो यह भी हमारा बीजीय व्यंजक होगा, और यह भी हमारा बीजीय व्यंजक होगा, क्योंकि इसमें भी चर हैं, y है और x है। ठीक है। चलिए, अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया गया है x प्लस वाई, तो क्या यह हमारा बीजीय व्यंजक है क्या? क्या यह हमारा बीजीय व्यंजक है? यदि है तो आप कमेंट में y लिखेंगे, नहीं है तो आप कमेंट में n लिखेंगे। x प्लस वाई, क्या यह बीजीय व्यंजक है? यदि आपको लगता है तो आप y लिखेंगे कमेंट में। यदि आपको लगता है नहीं है बीजीय व्यंजक तो n लिखेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, और कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। आप सभी स्वयं खुद के आंसर लिखेंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्या x प्लस वाई एक बीजीय व्यंजक है? ठीक है, कुछ बच्चों के आंसर आए हैं। अच्छा, कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बता सकता है क्यों नहीं है बीजीय व्यंजक? क्यों नहीं है बीजीय व्यंजक? कोई भी बच्चा जो अपनी मर्जी से बताना चाहता हो। क्योंकि सर इसमें ना ऐसे बोल रखा है कि चर और अचर गणितीय संख्या और इन सब मिलकर ही वो बीजीय व्यंजक बना है, तो इसमें बस चर ही है, x प्लस वाई ये चर है बस। ठीक है, तो आपको, हाँ, मुझे भी यही लग रहा था, सभी बच्चों ने यही सोच के आंसर दिया होगा। क्योंकि सर बीजीय व्यंजक में तीन चीजें चाहिए होती हैं। चर चाहिए होता है, अचर चाहिए होता है, और संक्रिया चाहिए होती है। तो इसमें आपको चर दिख रहा है और संक्रिया भी दिख रही है, लेकिन सर अचर नहीं है, इसलिए यह बीजीय व्यंजक नहीं होगा। ठीक है। लेकिन क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? ध्यान से देखेंगे। x को मैं लिख रहा हूं 1 × x प्लस y को क्या लिख सकता हूं? y × 1। ऐसे लिख सकता हूं क्या? इससे कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एक का गुणा करेंगे x से तो x ही आएगा, y का गुणा करेंगे 1 से तो y ही आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब तो हमें अचर दिखाई दे रहा है, 1 है इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 तो गुणा और भाग में हमेशा ही रहेगा। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अभी तो मैंने गुणा के रूप में लिखा है। यदि मैं चाहूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x/1, यानी कि x का भाग देंगे एक में, प्लस y का भाग दिया एक में, तो भी नीचे एक एक आ गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि अचर तो हमारे पास हमेशा ही रहेगा, एक तो गुणा में हमेशा ही रहेगा। तो हमें फिर क्या देखना है? हमें केवल चर देखना है। यदि चर है तो बीजीय व्यंजक है, यदि चर नहीं है तो बीजीय व्यंजक भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात यह रही है, अचर हो या नहीं हो, क्योंकि हमें ने ये पता लगा लिया है कि अचर तो हमेशा ही मौजूद होगा। ठीक है। चलिए, अभी ये बताइए आप, क्या यह हमारा एक बीजीय व्यंजक होगा क्या? 5n + 7x - y। y और n लिख के आंसर करेंगे कमेंट में। आपको लगता है क्या यह एक बीजीय व्यंजक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर करें। सभी बच्चे आंसर करेंगे, क्या यह एक बीजीय व्यंजक होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं लगभग लगभग, और सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है। यह एक बीजीय व्यंजक है। क्यों है? क्योंकि इसमें हमें चर दिख रहा है, संक्रिया दिख रही है, इसका मतलब यह बीजीय व्यंजक होगा। अचर हो या फिर नहीं हो, हमें पता है अचर हमेशा मौजूद रहता है। चलिए, यह समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 9 सभी बच्चे सॉल्व करें, वैसे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, पोल सेक्शन में आंसर करें। देखते ही बता सकते हैं, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। x+3 एक बीजीय व्यंजक है क्या? यदि है तो ऑप्शन ए मार्क करेंगे हाँ, यदि नहीं है तो ऑप्शन बी मार्क करेंगे नहीं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं बहुत ही आसान हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं। जो भी बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, आप भी आंसर करें। लगभग 4 बच्चों के आंसर बाकी हैं। 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। अच्छा, टाइम कम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देखते ही आंसर कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे को फिर भी समय कम लगता है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं और समय के लिए। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको थोड़ा और समय चाहिए तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। चलिए, जिन भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है बेटा, जल्दी से आंसर करें कमेंट पोल सेक्शन में। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3 बच्चों के आंसर बाकी हैं। 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है, क्या व्यंजक x+3 एक बीजीय व्यंजक है? हमें चर दिख रहा है, हमें संक्रिया दिख रही है, तो हम कहेंगे बिल्कुल यह हमारा एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन ए, यस। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा बीजीय व्यंजक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे। आपको पता होना चाहिए बीजीय व्यंजक क्या होता है, उसके बाद अपना आंसर करेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छी बात यह है कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादातर बच्चों ने जिन्होंने भी आंसर किए हैं वो बिल्कुल सही आंसर किए हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, 4 बच्चों के आंसर बाकी हैं, आप भी आंसर करें। लास्ट 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। अच्छा, शायद एक बच्चे ने इसलिए गलत कर दिया है कि सर हम सभी सवालों के जवाब सही नहीं होने देंगे, इसलिए एक बच्चे ने आंसर गलत कर दिया। चलिए, 2 बच्चों के आंसर बाकी हैं। 5, 4, 3, 2, 1,
किसी एक स्टूडेंट का आंसर और बाकी है। चलिए, उनके लिए 5 सेकंड बोनस में दिए जा रहे हैं। जिस भी एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया है, आप भी जल्दी से आंसर करें। जल्दी से आंसर करें आप भी। अच्छा, नहीं करेंगे, चलिए ठीक है। चलिए, अभी जो भी एक बच्चे का आंसर रह रहा है वो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, हमसे क्या पूछा है, कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक हमने पढ़ा है, चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, संक्रिया होनी चाहिए। तो अचर को तो हमें पता है, अचर तो हमेशा मौजूद रहेगा। हम चर और संक्रिया देखेंगे। ऑप्शन ए में चर नहीं है तो यह बीजीय व्यंजक नहीं है। ऑप्शन सी में भी चर नहीं है तो यह भी बीजीय व्यंजक नहीं है। ऑप्शन डी में भी चर नहीं है तो यह भी बीजीय व्यंजक नहीं है। चर किसमें है, केवल ऑप्शन बी में मौजूद है। तो केवल ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, बाकी सारे गलत उत्तर होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिनके भी आंसर सही है, बहुत अच्छे। और जिनके भी गलत हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है आपने कहां पर गलती कर दी थी, और उस गलती को आगे नहीं दोहराना है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। आपको बताना है, सेम क्वेश्चन वही है, कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। ऑप्शन बदल दिए हैं। अच्छा, ये अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो यह 3/5 लिखा हुआ है। 2 - 3/5 × 2। सभी बच्चे आंसर करेंगे इस बार। जिस स्टूडेंट ने एक बच्चे ने आंसर नहीं किया था वो भी आंसर करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करें। चलिए, लास्ट 20 सेकेंड्स। 3 बच्चों के आंसर बाकी हैं। 10 सेकेंड। किसी एक बच्चे ने आंसर गलत कर दिया है, शायद यही सोच के कि सर सभी बच्चों के आंसर सही नहीं होने देंगे। ठीक है, और एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 5 सेकेंड, आखिरी 5 सेकेंड वेट कर रहे हैं। जिस भी एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करें। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, फिर से वही क्वेश्चन सेम है। बीजीय व्यंजक मतलब कि आपका चर होना चाहिए, अचर भी होना चाहिए, संक्रिया भी होनी चाहिए। तो फिर से यदि आप ऑप्शंस को चेक करेंगे तो ऑप्शन ए में भी कहीं चर नहीं है, केवल संख्याएं संख्याएं हैं। ऑप्शन बी में भी कहीं भी चर नहीं है। ऑप्शन सी में भी कहीं भी चर नहीं है। ऑप्शन डी में चर है केवल। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि ऑप्शन डी के अलावा कहीं भी और कोई भी ऑप्शन में अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर नहीं है, इसलिए कोई भी बीजीय व्यंजक नहीं होगा। अच्छा, ईमानदारी से बताएंगे किस बच्चे ने ऑप्शन ए आंसर किया है, ईमानदारी से। जिस भी बच्चे ने ऑप्शन ए उत्तर किया है वो कमेंट में वाई लिखे। नहीं बता। अच्छा, हाँ, डी तो है ही है उत्तर। डी तो ज्यादातर सभी बच्चों ने किया है। ए किस बच्चे ने ऑप्शन किया है, ईमानदारी से बता दे। अच्छा, हो सकता है आपका गलती से गलत हो गया हो, मैं बस मजाक के रूप में कह रहा था, उसको सीरियसली नहीं लेना है। ठीक है, अच्छा, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है ना इस टॉपिक में, सभी को क्लियर है।
किसी स्टूडेंट को यदि डाउट है तो आप एन लिख सकते हैं कमेंट में। जिस भी स्टूडेंट को डाउट है, समझ में नहीं आया है, वो एन लिख सकते हैं। सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, तो जो भी हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छा टॉपिक है। ठीक है, काफी बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका उत्तर तो हो गया हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक है, जो अभी हमने बीजीय व्यंजक देखे हैं कि जिनमें चर होते हैं, अचर होते हैं, संक्रिया होती हैं, उनको आखिर बनाया कैसे जाता है या फिर वो आते कैसे हैं। तो अभी हम अगले टॉपिक में सीखने वाले हैं बीजीय व्यंजकों को बनाना, यानी कि वो बनते कैसे हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम्पल की सहायता से इनको समझेंगे। सबसे छोटा, सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, y में 5 जोड़ना। तो इसको अभी ना देखे, आप इसको ऐसे देखें, 2 में 5 जोड़ना। ठीक है, 2 में 5 जोड़ना। अब देखिए, 2 में मुझे 5 को जोड़ना है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह, और 5 को जोड़ना है तो 5। 2 + 5 क्या हो जाएगा, मैंने लिख दिया 7। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं यहां पर करने वाला हूं। हमारे जो एग्जाम्पल सॉल्व करना है, y में 5 जोड़ना, तो क्या लिखूंगा, y जोड़ने के लिए लगाया प्लस, और 5 की जगह पे 5। अब देखिए अंतर क्या आता है, यहाँ पे हमारा एक चर है, यानी कि y चर है, और 5 हमारा अचर है, तो इन्हें हम जोड़ नहीं सकते। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पे हमारे क्या थे, अचर अचर थे, तो हमने अचर अचर को जोड़कर एक अचर को प्राप्त कर लिया था। लेकिन यहाँ पर हमारा एक चर है और एक अचर है, तो हम इसके आगे इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम इन्हें यहीं तक लिखेंगे, y + 5, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपको 2 चॉकलेट दी गई हैं। आपको क्या दी गई है, 2 चॉकलेट हैं, और आपके पास 4 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, अब आपसे कहा जाता है कि इन दोनों को जोड़िए। तो आप ऐसा थोड़ी है ऐसे लिख देंगे 2 + 4 = 6, क्योंकि आपकी दोनों चीजें ही अलग अलग हैं। एक तरफ चॉकलेट है, दूसरी तरफ ऑरेंजेस हैं। तो आप क्या बोलेंगे, आप यही बोलेंगे कि मेरे पास 2 चॉकलेट्स हैं प्लस 4 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, इन्हें 2 + 4 आप 6 नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हैं। हाँ, यदि मान लीजिए इन 4 ऑरेंजेस की जगह 4 चॉकलेट्स ही होती, ऑरेंजेस ना होके चॉकलेट्स ही होती, तब आप बोल सकते थे हाँ 2 चॉकलेट + 4 चॉकलेट 6 चॉकलेट्स है, क्योंकि अब आपकी दोनों चीजें समान है। तो सेम हमारी कंडीशन यहाँ भी है कि ये जो हैं ये तो हमारी संख्याएं हैं, इसलिए हमने जोड़ दिया। अच्छा हाँ, चीनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, हम इन्हें जोड़ नहीं सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, y + 5, तो यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं, y + 5 को वो 5y लिख देते हैं, यानी कि इस तरीके से लिख देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, यह अभी आपको समझना है। 5y का मतलब क्या होता है, 5y का मतलब होता है 5 × y, यानी कि हम गुणा के चिन्ह को कई बार हटा के, इसको हटाते वैसे नहीं है, हम लिखना नहीं चाहते हैं, तो 5 × y को हम शॉर्ट रूप में 5y लिख देते हैं। बीच में से गुणा का चिन्ह हटा देते हैं लिखने के लिए, लेकिन गुणा मौजूद होता है। इसका मतलब यह नहीं है गुणा ही हमने हटा दिया, गुणे का केवल चिन्ह हटाया है, हम उसको लिखना नहीं चाह रहे हैं बार बार। ठीक है, तो शॉर्ट रूप में इसको हम ऐसा लिख देते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है कि y को 5 से या फिर x को 7 से गुणा करें, x को 7 से गुणा करें, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x लिया पहले, गुणा करना है तो गुणा के लिए गुणा का सिंबल लगाया या फिर गुणा का चिन्ह लगाया, किससे करना है, 7 से, तो हमने 7 लिखा। तो इसको हम अब शॉर्ट रूप में ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप चाहे इतना भी छोड़ सकते हैं x × 7, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7x या फिर 7x। लेकिन इसका मतलब प्लस को ऐसे नहीं लिखना है, कहीं आप 5y लिख दें, इसका मतलब हो जाएगा 5 × y। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है, केवल गुणा को ही हम शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं, किसी और को शॉर्ट रूप में नहीं लिख सकते। तो यदि जोड़ है तो उसे हम प्लस के चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे, माइनस है, घटाव है,
तो उसे हम घटाव के चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, गुणा को आप लिख सकते हैं शॉर्ट रूप में। चलिए, आई होप ये शायद सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया, y+5। चलिए, अभी हम सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमें क्या दिया गया है, x में 4 जोड़े। अच्छा, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी बेटा डाउट आता है तो आप तुरंत कमेंट में n लिख सकते हैं। ठीक है, x में पहले हमें 4 जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। x जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह, और किसको जोड़ना है, 4 को, तो आप 4 लिखेंगे, x+4। ठीक है, अब हमें क्या करना है उसके बाद, तथा योग में से 9 घटाएं। तो जो ये हमें योग आया है x+4, इसमें से हमें किसको घटाना है, 9 को घटाना है। तो घटाने के लिए हम किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। और किसको घटाना है, 9 को घटाना है। किस में से घटाना है, योग में से। तो योग हमारे पास क्या आया, x+4। तो हमने लिखा x+4 -9। ठीक है, तो इसको चलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में ओपन करूंगा, ब्रैकेट के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। और प्लस का चिन्ह जब ब्रैकेट के बाहर होता है तो अंदर के चिन्हों पर कोई भी असर नहीं पड़ता, अंदर वाले चिन्ह एज इट इज रहते हैं। तो x प्लस का है, x प्लस का रहा, 4 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का रहा। माइनस का 9 है, इसको हमने लिखा -9। तो x, देखिए x क्योंकि हमारा चर है तो x तो एज इट इज रहा, प्लस। अच्छा, इस प्लस और माइनस को अभी हम सॉल्व करते हैं। प्लस का 4 है, माइनस का 9 है, तो 4 में से 9 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, बचेंगे तो 5। और चिन्ह किसके समान आएगा, बड़े पूर्णांक के समान। बड़ा पूर्णांक 9 है, उसके साथ चिन्ह माइनस का है, तो 5 के साथ भी चिन्ह माइनस का आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x-5 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ में आया। अच्छा, जिनको भी डाउट है केवल वो n लिख दें, सभी बच्चे y लिखेंगे, इससे अच्छा है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है ईमानदारी से वो n लिखेंगे। जिन भी बच्चों को डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, वो n लिख सकते हैं। आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका उत्तर क्या होगा, आप x+4 -9 भी लिख सकते हैं, या फिर सॉल्व करके x-5 भी लिख सकते हैं। आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा खासियत क्या होती है कि आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। किसको किसमें से घटाना है, किसको किसका गुणा करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो लैंग्वेज पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, बेटा ध्यान से सॉल्व करें। क्वेश्चन को आप कम से कम 2 से 3 बार पढ़ेंगे, किसको किसमें से घटाना है। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, काफी बच्चे गलती कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज। लैंग्वेज को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, किसको किसमें से घटाना है। ज्यादातर बच्चे गलती कर रहे थे, लेकिन अब बच्चे फिर ठीक करने लगे हैं। लैंग्वेज को आप कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें, आराम से पढ़ें। ऑप्शंस को ध्यान से देखें, ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। थोड़े से ही क्लोज हैं, चिन्हों का ही फर्क पड़ेगा इसमें। ट्राई सभी बच्चे करेंगे।
एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हो जो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चों को कोशिश करनी है। चलिए 3 बच्चों के आंसर बाकी हैं, आप सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। चलिए लास्ट 20 सेकेंड्स और वेट कर रहे हैं, आखिरी 20 सेकेंड। जो भी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए हैं अभी तक, वो सॉल्व करें और आंसर करें। हाँ जी, नीरज शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने हैंड रेज किया है, आपको कुछ कहना है क्या? लास्ट 10 सेकेंड्स। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, नीरज शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, लेकिन आंसर नहीं बोलना है अभी, यदि आप आंसर बताना चाह रहे हैं तो। सर एक बार देवकांत वशिष्ठ के नाम से पूछ लीजिए कौन है। क्या बोल रहे हैं सर? आपकी आवाज कट रही है। देवकांत वशिष्ठ। सर आप कमेंट में लिख दीजिए प्लीज अभी। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन को भूल जाइए। इस क्वेश्चन से पहले आप मुझे ये बताइए कि दो में से एक को घटाना, दो में से एक को घटाना, इसे मैं किस प्रकार से लिखूंगा? ऑप्शन ए है 2 - 1, ऑप्शन बी है 1 - 2। कमेंट करके बताना है। ओके, सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, अच्छा मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। 17 को 15 में से घटाना। इसके ऑप्शन है आपके पास 17 - 15, ऑप्शन बी है 15 - 17। चलिए अभी इसका आंसर बताएंगे सेकंड क्वेश्चन का। फर्स्ट वाले का आंसर नहीं बताना है, सेकंड का बताना है। 17 को 15 में से घटाना। वो कवर दे रहे। ठीक है, तो देखिए जहां तक मुझे लग रहा है, और पहला क्वेश्चन आप सभी का सही है, आपने ए आंसर किया है। देखिए सबसे पहले तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि हम हमेशा लैंग्वेज पे ध्यान देंगे। कभी भी इस चीज को दिमाग में नहीं रखना है कि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। ठीक है, हम लैंग्वेज किसी भी प्रकार की हो सकती है। हो सकता है छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना पड़े, हो सकता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना पड़े। ठीक है, अब देखिए, अच्छा कोई भी बच्चा भी आंसर नहीं करेगा, सभी का ध्यान अपनी स्क्रीन पे होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था, दो में से एक को घटाइए। किस में से घटाना है? दो में से घटाना है तो पहले दो को लिखेंगे। किस को घटाना है? एक को घटाना है तो हम एक को घटाएंगे -1। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे।
17 को 15 में से घटाना। किस को घटाना है? 17 को घटाना है। किस में से घटाना है? 15 में से घटाना है। तो जिसमें से घटाएंगे उसको सबसे पहले लिखेंगे 15। किस को घटाना है? 17 को घटाना है, तो माइनस का 17। ठीक है। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप कंपेयर करेंगे। देखिए, जो पहले यहाँ पे को लिखा हुआ है ना 17 को, वो पहले क्वेश्चन में बाद में लिखा हुआ है 1 को। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? जिसमें से घटाना है, और वही चीज सेकंड क्वेश्चन में बाद में लिखी हुई है। तो लैंग्वेज को किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले उसे लिखेंगे जिसमें से घटाया जा रहा है, और जिसको घटाया जा रहा है उसे हम बाद में लिखेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे एग्जाम्पल पर। किसको घटाया जा रहा है? y को घटाना है, तो y के आगे माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि हमें y को घटाना है। किस में से घटाना है? 5 में से, तो 5 के आगे हमारा प्लस का चिन्ह आएगा। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? 5 माइनस वाई, यानी कि हम 5 में से y को घटा रहे हैं। यदि आपका क्वेश्चन होता कि y में से, मैं यहां लिख देता हूं, y में से 5 को घटाइए, तो आप कैसे सॉल्व करते? तब आपका उत्तर क्या आता? क्योंकि y में से घटाना है तो y प्लस का, 5 को घटाना है तो 5 माइनस 5, या फिर कह सकते हैं 5 माइनस का। तब आपका उत्तर आता y माइनस 5। ठीक है। तो अभी के लिए हमारा उत्तर कौन सा सही है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। सभी, काफी बच्चों का ये आंसर गलत हुआ है क्वेश्चन। सभी बच्चे ईमानदारी से बताएं, क्या आपको समझ में आया? वाई और एन लिखकर बताइए ईमानदारी से। यदि नहीं आया है तो एन लिखेंगे। ये काफी जगह कंफ्यूज करती है। तो हमने एक चीज सीखी है, हम कभी भी हमारे जो भी ऐसा नहीं सोचेंगे बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटेगी। लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को रीड करेंगे। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप सभी को समझ में आया। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपको ध्यान से सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्या दिया गया है? m को -5 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल से 4 घटाना। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे। हाँ जी, अश्विनी सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपको कुछ कहना है क्या बेटा? आपने हैंड रेज किया है। यदि कुछ कहना है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आंसर नहीं बताना है बस, यदि आप आंसर बताना चाह रहे हैं तो। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं जिनके आंसर आ रहे हैं बेटा। थोड़ा सा समय लें, जल्दबाजी में आंसर नहीं करें, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा समय लग सकता है। तो आप अपना समय लें, लेकिन सही करने की कोशिश करेंगे। गलत भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन को सही सॉल्व करें। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे।
कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, अच्छी बात यह है ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करें। अच्छा, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, आंसर कर दिया है, वो फिर से एक बारी अपना आंसर को क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक मतलब दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ें और फिर से देखें क्या हमने सही सॉल्व किया है या फिर कहीं गलती हो गई है। चलिए, 2 बच्चों के आंसर बाकी हैं, आप भी आंसर करें। लास्ट 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। टेन सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया है, वो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। m को -5 से गुणा करके, यानी कि m को सबसे पहले हमें -5 से गुणा करना है, तो चलिए कर देते हैं। m गुणा -5। अब आपको पता है या तो हम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फिर हम इसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं गुणा में, आपको बताया गया था, बीच वाले गुणा के चिन्ह को नहीं लिखते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं -5m। ठीक है, संख्या आगे चर पीछे, -5m। ठीक है। अच्छा, ये और ध्यान रखना है एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको कुछ बच्चे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गुणा का चिन्ह हटाया m-5, यह गलत होगा। क्यों गलत होगा, इसका मतलब समझे आप। m-5 का मतलब क्या हो गया, 5 को m में से घटाना, जबकि यह तो हमारा क्वेश्चन है ही नहीं। तो आप कैसे लिखेंगे, हमेशा आपको पहले संख्या को लिखना है। तो हमने पहले संख्या लिखा, -5 संख्या है, -5 लिखा, उसके बाद चर को लिखा m। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी लिखेंगे, -5m हो गया। तो हमने गुणा तो कर लिया, हमारा क्वेश्चन यहां तक तो सॉल्व हो गया। उसके बाद जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ है, प्राप्त गुणनफल में से 4 घटाना है, यानी कि यह जो गुणनफल प्राप्त हुआ है इसमें से 4 घटाना है। तो किसको घटाना है, 4 को घटाना है। किस में से घटाना है, इस गुणनफल में से घटाना है। तो इसमें से घटाएंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा। किसको घटाना है, 4 को, तो हम लिखेंगे -4। तो -5m-4 हमारा सही उत्तर होगा। कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए, अब किस किस बच्चे को डाउट है इसमें, वो n लिखेंगे। जिस भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया है या कहीं भी कुछ भी डाउट है, वो n लिखेंगे जल्दी से कमेंट में। कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, यदि आपका कोई भी डाउट नहीं है तो आज की लगभग हमारा टाइम हो चुका है, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे, कल आपको रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी, इसकी होमवर्क भेजा जाएगा, तो आपको रिकॉर्डिंग देखकर आनी है, क्लास को रिवाइज करके आना है और होमवर्क जरूर करके आना है, क्योंकि आपको पता लग गया होगा कि इस टॉपिक में थोड़े से क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आपको काफी क्वेश्चन भेजे जाएंगे होमवर्क में, वह आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए, अभी यदि आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। होमवर्क आपको कल भेजा जाएगा, कल सुबह रिकॉर्डिंग के साथ आपको होमवर्क भेजा जाएगा।